ये तालियां हम बजा रहे हैं सभी उपस्थित सदस्यों के लिए जो हमारे विवाह कार्यक्रम में सदस्य उपस्थित हैं, उनके पोशाक के लिए, उनकी सहभागिता के लिए, उनके सहयोग के लिए। ये आपकी उपस्थिति इस विवाह कार्यक्रम को कहाँ ले जाएगी? इस ले जाएगी समाज का, राष्ट्र का जो कल्याण और सेवा में यह त्योहार कार्यक्रम लगातार चला है, उसमें आप सहयोगी बन रहे हैं। इसलिए आप सबके प्रसाद को नमन करते हैं और आज की पहला सत्र का यही विराम देते हैं। सबको प्रणाम हो। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद योगाचार्य जी। आज के योगाचार्य की जय हो। जय हो, जय हो। मतलब डेढ़ घंटे झेला है ना आप लोगों ने, इसलिए तो कहना नहीं पड़ेगा। चलो बढ़िया है सबको। हाँ, सबको मन मस्त फकीरी में। और वो परम पूज्य स्वामी जी सुनाते हैं ना। तो अब अगला सत्र शुरू करने के लिए मैं आदरणीय दिनेश जी सेम्बाल जी को आमंत्रित कर लेते हैं। रंजना जी आमंत्रित करिए दिनेश जी को अगला संचालन के लिए। जी आदरणीय। तो बिना बुलाए आ गए, बिना बुलाए आ गए। और अभी सभी कृपया ध्यान दे, अपना माइक बंद कर दीजिएगा। मैं बहुत बार माइक बंद करती हूँ मगर चालू हो जाते हैं, तो एक ही बार आप लोग की जवाबदारी है तो थोड़ा सा ध्यान। मेहरा जी म्यूट करते हैं, मैं कर दूं मेहरा जी म्यूट? मेरा जी नहीं, हाँ मैंने सबको म्यूट कर रही हूँ मगर वो फिर भी ऑन हो जाते हैं। इसीलिए मैं ये निवेदन करती हूँ सदन में कि जब अपनी बात रखनी है तभी अपना माइक या अपना हैंड राइज करें। फिर बाद में जो दूसरा सत्र में अपना माइक की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बस, धन्यवाद। दो माइक खुले रहते हैं तो आवाज साफ नहीं आती है, इसलिए जब भी अपन बात रखें अपनी बात रख के वो म्यूट कर ले, फिर अपनी बात रखने आए तो अनम्यूट करें, क्योंकि अनम्यूट रहते हैं तो आवाज गूंजती है, रिवर्स जाती है। इसलिए अपना अपना माइक म्यूट रखें और जिनको बोलना है वो हैंडरेज कर लें और फिर बात रख के और फिर म्यूट कर लें। जी धन्यवाद। जी दिनेश भैया। जी धन्यवाद दीदी। और आज की हमारे योग शिक्षक हमारे आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब को सादर नमन, बहुत बहुत अभिनंदन। हम चतुर्थ वर्ष में हैं और इस क्रम में बहुत सी बातें हमने योगाहार के इस मंच से सीखी हैं। बहुत से मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि, योग गुरु इस मंच पर आए हैं और उन्होंने हमें और हमारे साथ आगे बढ़े हैं इस योगाहार के कदम दर कदम। इसी क्रम में सबसे बड़ी बात ये रही है कि समय समय पर परम पूज्य आचार्य श्री और परम पूज्य योग ऋषि जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और जब गुरु सत्ता का ऋषि युग्म का आशीर्वाद प्राप्त हो तो तब निश्चित है कि हम जब अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो गंतव्य है वो तो निश्चित हो गया है। हमारी गति है वो हमारे पास है और हमारी जो गुणवत्ता है वो हम सब ने निर्धारण करना है और आगे बढ़ना है। इसी तरह की चर्चा कल और परसों इस मंच पर हुई है। चर्चा हुई है तृतीय वर्ष की वार्षिक उत्सव की, जिसमें हमारे आदरणीय सदस्य हरिद्वार में मिले हैं और जो सदस्य किन्हीं कारणवश नहीं आ पाए हैं उन्होंने लगातार इस कार्यक्रम को ऑनलाइन देखा है, सुना है, समझा है और अपना साथ दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः वापस आना चाहता हूं और आज के अपने योग शिक्षक जी और इस कार्यक्रम के प्रारंभिक या आदि सदस्य
आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास। जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी को आप सुन रहे थे। जिनको आप सुन रहे थे, इनकी भाषा और व्यवहार और इनके चरित्र और इनकी बात कितनी करें, ये जब से जुड़े हैं युगहर कार्यक्रम में, इन्होंने अपने पुरुषार्थ करके 20 पद्मश्री महान विभूतियों को इस युगहर कार्यक्रम से जोड़ा है। ये निश्चित बधाई के पात्र है। ऐसे जो भारत सरकार से विभिन्न क्षेत्रों में एक विशेष कार्य जिन्होंने किया है, जिनको सरकार ने चुना है और पद्मश्री से सम्मानित किया है, ऐसे भाई बहनों को आदरणीय दिनेश सेमवाल जी ने खोजा है और खोज करके उनसे संवाद किया और युगहर कार्यक्रम में उनसे मार्गदर्शन दिलाया। इसलिए और दिनेश जी की सरलता और सहजता इतनी भव्य है कि ना आपको मंच की, ना माइक की, ना माला की, ना किसी सम्मान की, ना, और जिससे बोला जाता है उनसे बड़े आदर और प्रेम के साथ मधुर भाषा में आप व्यवहार करते हैं। आप दिनेश जी, हम सबको इनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि हमारी भाषा और व्यवहार में कैसा हमें करना चाहिए। हमें महान पुरुषों के साथ भाषा, बड़ों के साथ भाषा का उच्चारण हमें आदर के साथ करना चाहिए। देश की एकमात्र पतंजलि योग पीठ में जो बैलेंस सेंटर चलते हैं, अभी हमारा जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जाना हुआ, उस समय हम बैलेंस में गए तो जब वो वहां नाम पुकारा जाता है, जैसे कई अस्पतालों में भी देखा जाता है कि वहां नाम पुकारते हैं मुन्नीलाल, और यहाँ ऐसा नहीं बोला जाता, यहाँ श्री मुन्नीलाल जी, श्री मुन्नीलाल जी। यानी ये पतंजलि में यहाँ के जो वर्कर हैं, जो थेरेपिस्ट हैं, या कोई भी किसी भी आप काउंटर पे कहीं भी चले जाइए, वहां पे बिना श्री के किसी व्यक्ति की बात को नहीं पुकारा जाता है। ऐसा हम सबको भी सीखना है। कोई भी हो, आदरणीय कहने में क्या दिक्कत है? सम्मान देने से सम्मान हमें मिलता है और यह हमें बीज आज से डालना है। जी, दिनेश जी ने हैंडल किया है। जी दिनेश जी। जी आदरणीय, क्षमा करिएगा, लेकिन मैंने बीच में एक मुझे उदाहरण याद आया। तब योगाहार कार्यक्रम का द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के मध्य की बात है। मैं असम में था और मुझे बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं एक टी स्टेट के, उनको काउंसलिंग करना था, परामर्श उनके साथ करना था। परामर्श ये था कि कुछ मैनेजर्स और कार्यकर्ताओं के बीच में थोड़ा तनातनी थी, कार्य अच्छे से नहीं हो रहा था। अब मुझे जो लिस्ट दी गई कि इतने लोग हैं, तो मैंने सबको बुलाया और जो नाम था उस पे, क्योंकि मेरा स्वभाव योगाहार ने बदला है, और हर नाम के साथ मैंने जी लगाया। उसमें हर धर्म के लोग थे और ये स्वभाव था, अलग से नहीं लगाया गया, बल्कि वो लग गया, क्योंकि हमने तो स्कूली दिनों में भी अपने जूनियर्स को भी जी लगा के संबोधित किया। ऐसे गुरुजनों का मार्गदर्शन रहा। तो वहाँ के जो मैनेजर्स थे, जो दूसरे मैनेजर्स बोले कि ये तो मजदूर है, मजदूर को जी लगाने की आवश्यकता नहीं, ये तो सर चढ़ जाएगा। लेकिन वास्तव में जो योगाहारी जो व्यवहार है, मैंने इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखा और वो लोग मुझसे इतना घुल मिल गए कि वैसे जी लगाने से बहुत बड़ा सम्मान या बहुत बड़ा पुरस्कार नहीं दिया जा सकता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है। मुझे तब ये समझ में आया। और वो जितने 51 लोग थे पहले बैच में, 51 किसी ने भी वो अभद्रता नहीं की, जो अभद्रता कही जा रही थी कि ये अभद्र पुरुष हैं, ये अभद्र महिलाएं हैं, ये हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और अच्छा कार्य नहीं करते हैं, वो रिकॉर्ड रहा। और मुझे तब जो मैनेजर्स कह रहे थे कि ना आप कैसे इनको जी लगा रहे हैं, आप इनको थोड़ा कठोर शब्दों में संवाद करिए, व्यवहार करिए। तो मुझे लगता है सरल व्यवहार से और सम्मानित व्यवहार से कार्य किया जा सकता है, और वो कार्य किया जा सकता है जो असंभव हो। जी धन्यवाद, प्रणाम। बहुत शुक्रिया। ये उदाहरण जो आदरणीय दिनेश सेमवाल जी ने दिया है, क्योंकि हमारी व्यवहार और वाणी जब लगे कि हाँ हम योगाहार के सदस्य हैं, हम पतंजलि के सदस्य हैं, हम परम पूज्य स्वामी जी के, परम सिद्ध आचार्य जी के,
साधक हैं या हम इस राष्ट्र विचारधारा को में हम अपना योगदान दे रहे हैं। तो आज से हम, जैसा आदरणीय दिनेश जी ने कहा कि हर व्यक्ति को जी शब्द लगा करके तो प्रयोग करना चाहिए। और आपने अगर बात कही है कि व्यक्ति कह रहा था कि ये तो मजदूर है, मजदूर को थोड़ी जी लगाया जा सकता है, तो एक हमें उदाहरण और आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हम सब ने 525वां योगाहार उत्सव इटारसी में मनाया था। रंजना जी की क्लास दिख रही है, बहुत सुंदर, वाह। सभी को आप जरूर ये भविष्य देखिए, एक एक मोबाइल में कितने लोग इस योगाहार कार्यक्रम को देखते हैं, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। इनका स्क्रीनशॉट और जरूर ले लें रंजना जी के इसका। ये एक मोबाइल से 50-50, 100 लोग जुड़ते हैं और हमें दिखते हैं, जैसे अभी हमारा 30 लोग दिख रहे हैं, तो 30 मोबाइल से कम 300 व्यक्ति, 400 व्यक्ति, 500 व्यक्ति हम सब कुछ सुन रहे हैं और देख रहे हैं। ये एक मोबाइल से ये सारे क्लास इनका जो रंजना जी का चल रहा है, ये सब देख रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। तो बच्चों, भाइयों, बहनों जो उपस्थित हैं, उनको सबको योगाहार परिवार की ओर से बहुत बहुत शादीवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आप भारत के भविष्य हैं। आप सबको आपस में बच्चों को आज शिक्षा लेना है कि हमने योगाहार कार्यक्रम की क्लास अटेंड की थी मैम के साथ, और उन्होंने बताया था कि हमको राकेश जी, प्रणेश जी, देवेश जी, इस प्रकार का हमें अपनी भाषा का प्रयोग करना है। एक बात। दूसरी बात, जब इटारसी में साईं कृष्णा रिसोर्ट के संचालक, और वह उनके पास ईश्वर की कृपा से बहुत ही उनका जो व्यापार है बहुत फैला हुआ है, वेयर हाउस है, पेट्रोल पंप है और तमाम चीजें हैं। मतलब उनको कहीं भी किसी प्रकार की आर्थिक के मामले बहुत है, और जो लोगों को अर्थ ईश्वर दे देते हैं उनका कैसा हिसाब किताब हो जाता है। और मैं बताना चाहता हूं कि वो आदरणीय हमारे भैया अशोक अग्रवाल जी, साईं कृष्णा रिसोर्ट के जो मालिक हैं, जब हम शरद भैया के साथ, शरद भैया लेके गए उनके पास अपनी, जब योगाहार कार्यक्रम की बात रखी वहाँ कार्यक्रम रखने की, तो वहां पे पहुंचे, वो स्वयं जो है पेट्रोल पंप छोड़ करके और साईं कृष्णा रिसोर्ट में आए, जबकि वहां पे तो नहीं तो सभी वर्कर हैं, सब कोई है। नहीं बोले ये काम जो है योग शिविर का काम जो आप कर रहे हैं, ये जन कल्याण का कार्य है, इसके लिए मैं ही चलता हूँ। जब वो साथ में आए तो शरद भैया और हम चल रहे थे और वो आगे चल रहे थे। जैसे ही पहले गेट पे वो पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने अपने उसका दरवाजे पर प्रणाम किया। जब होटल के दरवाजे पर प्रणाम किया, हम पीछे देख रहे थे, और जैसे ही पहला कर्मचारी उनका आता है, उसको हाथ जोड़ करके, भैया राम राम, कैसे हो बेटा, भैया राम राम। तो जैसे ही जो है वो बढ़ते जा रहे थे, जैसे ही उनको हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ उनको प्रणाम कर रहे थे। अंदर पहुंचे, हमने कहा भैया ये तो मैंने आपको पहली बार देखा है, मैंने आज तक किसी होटल मालिक को या किसी फैक्ट्री के मालिक को या किसी मैनेजर को या किसी अधिकारी को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार तो मैंने आज तक नहीं देखा है। बोले भैया हम सब बैठे यही अपना परिवार का पालन पोषण हमारे का कर रहे हैं, यही तो अपने अंग हैं, यही तो हाथ हैं, यही पैर हैं। अब इनको अगर हमने अगर प्रेम से राम राम कर लिया, अगर उनका सम्मान कर दिया, तो इसमें हमारा क्या गया। ये अपने, तो ये भाव जो है आज इसमें जो प्रसंग आया है योगाहार कार्यक्रम में भाषा और वाणी का, तो ये मैंने उनसे आदरणीय अशोक अग्रवाल जी से सीखा, और मैं उनके पूरे परिवार को योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बहुत ही धन्यवाद और आभार, और पूरा परिवार स्वस्थ और सुखी रहे ऐसी प्रार्थना करता हूं। क्योंकि जब भी योगाहार की बात आती है, जब भी परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी के कार्यक्रम की, और हम जैसे उनका वहाँ संदेश वाहक जब वहाँ पहुँचते हैं, आदरणीय दिनेश जी का वहाँ जाना हुआ, तो वो कहते हैं कि भैया आओ, और हमारे पास जो भी है साधन, होटल हो चाहे पेट्रोल पंप हो चाहे जो भी हो, आप जो है इस समाज सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारी सेवा भी इसमें सहयोग लेते रहे। तो ऐसा, और उन्होंने पूरा होटल योगाहार उत्सव मनाने के लिए पूरा एसी रूम कम से कम 100-150 व्यक्तियों को रहने के लिए फ्री दिए। उन्होंने पूरा हॉल दिया, पूरा ग्राउंड दिया, और बहुत सारा सहयोग किया, जो कम से कम अगर और कोई होता तो उसका 4-5 लाख रुपए का बिल बनता, लेकिन वो आदरणीय अशोक अग्रवाल जी द्वारा निःशुल्क सेवा की गई। ऐसे महान पुरुष को और ऐसे परिवार को का मन बनता है, और मैंने किया। ये जो है अपने भाव थे।
जी तो ये अपनी बात थी। दूसरा आदरणीय रवीश चंद्र मेहरा जी ने हैंडरिच किया है। नहीं, रवीश चंद्र मिश्रा हमारे आदरणीय स्वामी जी जो रामाधर जी हैं आदरणीय, वो उन्होंने हैंडरिच किया है। जी आपका स्वागत है। अनम्यूट करके आप अपनी बात बताएं। आप अनम्यूट कर लें आदरणीय। अभी नहीं हुए आप। हम लोग कपालभाति करते रहे, अनुलोम विलोम करते रहे। म्यूट हैं आप, अभी भी म्यूट हैं। जी जी बोलिए। जी कुछ बोलना नहीं है मुझे, मैं तो आप लोगों को सुन रहा था और बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का जो ये कार्यक्रम निरंतर एक दिन के लिए भी कभी विराम नहीं लिया, इसलिए इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामना है। स्वामी जी का आशीर्वाद है बना हुआ है सबके ऊपर, और ये दिव्य कर्म आप सब कर रहे हैं। एक ऐसा कर्म जो पूरे समष्टि को आध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश दिलाने का माध्यम बनेगा, और सब में संस्कार का जागरण होगा, दिव्यता का जागरण होगा, सब में पुरुषार्थ का संचार होगा। तो बस यही हमें कहना, कुछ कहना नहीं है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत साधुवाद है। ऐसे ही कार्यक्रम चलता रहे। ऐसे कभी कभी बीच में मैं आ जाता हूँ, बाकी तो मैं अपनी क्लास में रहता हूँ। जी जी बहुत सुंदर। आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे, तो ये कार्य जो है चलता रहेगा। और आप कल हमें योग कराइएगा और अपना जो भी अनुभव है वो जरूर बताइएगा। कल आपके लिए हम आमंत्रित हैं कल के लिए। और जैसा आदरणीय हमारे आदरणीय रामाधर जी रीवा जिले से हैं और अपना पूरा पुरुषार्थ करते हैं और अपना कर्म भी करते हैं, जैसा प्रभु स्वामी जी कहते हैं, वो बताए मार्ग पर पूरा 100% चल रहे हैं। आपको प्रणाम। ये कार्यक्रम जैसा कि योगा मैंने 88 का बताया, और ये भाषा व्यवहार और वाणी के ऊपर बात थी। अब हम चलते हैं अपने युगाहार उत्सव 1095वें दिवस माने 30वीं वर्ष के जो हमने वार्षिक उत्सव मनाया, इस उत्सव के लिए हम इस पे चर्चा करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे, फीडबैक लेंगे, सुझाव लेंगे, अनुभव लेंगे। इसमें हमें जो कार्य करना है, क्योंकि योगाहार कार्यक्रम पर जब परम पूज्य स्वामी जी परम सिद्ध आचार्य जी ने जब आशीर्वाद दिया, तो ये आशीर्वाद देने के बाद जो है यह कार्यक्रम आस्था टीवी चैनल, इंडिया न्यूज टीवी चैनल और सारे जगह प्रेस पेपरों में, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इन तमाम पर योगाहार कार्यक्रम का जो प्रचार प्रसार हुआ है और होने वाला है, इससे हमें अपनी जो गंभीरता है, जो सहजता है, जो सरलता है, जो उद्देश्य है, उसको भली भांति आगे बढ़ाना है, जिसमें हमारा जो कार्य हो वो गुणवत्तापूर्ण हो, ऐसी निवेदन है। अब हमें चाहूंगा कि अगला जो कार्यक्रम जो तय हुआ है कि हमें कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और क्या समीक्षा रहेगी, पिछला क्या अनुभव रहा है, तो मैं दिनेश जी को ही आमंत्रित करूंगा कि आप बताइए किस विषय पे हमें चर्चा, या मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। ठीक है ना? जी ठीक है, चलिए आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करते हैं। और जब पवन कुमार जी का नाम लिया जाता है तो निश्चित हम सबके मन में उत्साह, और जैसा आदरणीय श्यामबाल जी कह रहे थे उसी प्रकार से आदरणीय पवन कुमार जी का नाम लेते ही हम सब में जो है सरलता और सहजता झलक आती है। और वो सहजता और सरलता, चूंकि आपका कहना था कि योगाहार कार्यक्रम में कोई भी हो, कितना भी समर्थवान हो, 1000 एकड़ जमीन का मालिक हो, चाहे 500-700 7 मंजिल इमारत का मालिक हो,
चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो कितना बड़ा मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे कोई भी हो, यानी प्रशासनिक और सरकार और व्यापार और बड़ा, अगर ये व्यवहार कार्यक्रम में वो जुड़ता है तो वो हम सब एक भाई हैं, एक भाई बहन हैं। वहां वो अपना पीछे छोड़ा है पूरा संपत्ति और जो है जो समर्थ, इसमें हम इस प्रकार से आदरणीय पवन कुमार जी, परम सिद्ध आचार्य जी के कृषि के जो कार्यक्रम चलते हैं पूरे भारत में, वो देखते हैं और चीफ जनरल मैनेजर हैं पतंजलि पीठ में। छोटे मोटे पद नहीं है, परंतु आज तक हम सबको ऐसा अनुभव नहीं हुआ है और यही हम सबको करना भी है। तो मैं आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और आज हम सबको क्या चर्चा करना है इस व्यवहार कार्यक्रम में वो मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। बहुत ही उत्तम कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आपको सभी और हमारे भाई बहनों की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं पुरस्कृत किया। पूरी टीम, आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी, आदरणीय हमारे दीपक जी, अपूर्वा जी, तरुण जी, पीयूष जी और सभी भाई बहन जो लगे रहे पूरे पूरे समय। कोई ये नहीं कह सकता है कि आपका फोन नहीं उठा। 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक हर व्यक्ति की जिनने फोन लगाया उनको गाड़ी वाहन का इंतजाम कराया। जो कल मुझे एक बात का कष्ट है, मैं चूंकि चाहूंगा अभी आदरणीय पवन जी के पहले बोलने के पहले, आपने जो व्यवस्थाएं की हैं 1% भी कहीं किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ, 1% भी। रहने की व्यवस्था अच्छी, भोजन की व्यवस्था अच्छी, आने जाने की जो वाहन किए थे उनकी व्यवस्था अच्छी, जो हमने जो प्रस्तावित किया था योजना उससे भी बढ़कर परम पूज्य स्वामी जी का योजना हमारे मन में थी, परंतु उसमें चूंकि क्लियर नहीं हुआ था तो आपने उसका ऊपर नहीं किया था, लेकिन सिद्ध आचार्य जी का आशीर्वाद का आपने बिल्कुल क्लियर किया था। परम सिद्ध आचार्य जी का, हमारे आदरणीय NP सिंह जी का, हमारे पतंजलि के जितने भी विकल्प गतिविधियां संचालित हैं उनके सभी CM GM का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। ये सारे जो अपने कार्यक्रम थे उनको जो है उस कार्यक्रम को धरातल पर उतारा गया। सब कुछ इतना अच्छा रहा और इस गुरुधाम और पवित्र पावन नगरी में हम सबको माँ गंगा की आरती करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सबको परम पूज्य स्वामी जी का जो स्नेह प्राप्त हुआ है, सिद्ध आचार्य जी का जो स्नेह प्राप्त हुआ है, वो जीवन में कभी असंभव है। समय निकल गया है, कभी भी नहीं मिल सकता है। जो आत्मीयता हम सबको मिली है, जो उनका ऐसा आशीर्वाद मिला है, ये आशीर्वाद महान पुरुषों के इर्द गिर्द में महान शक्तियां रहती हैं। बिना किसी के अगर परम पूज्य स्वामी जी परम सिद्ध आचार्य जी विराज गए, उनके हम 20 फीट 50 फीट दूर भी अगर बैठे हैं, अगर 100 फुट दूर बैठे हैं, तो उनके द्वारा उनकी शक्तियों का जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और हम कृतार्थ होते हैं। ये सानिध्य होता है। पर जो महान पुरुषों को इसलिए घर में बुलाया जाता है, इसलिए उनके सानिध्य में जाया जाता है। एक घड़ी आदि घड़ी आदो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरह कोट अपराध। ऐसे नहीं लिखा है बाबा तुलसीदास जी ने। उनके संगत में आकर के, उनके सत्संग करने से जो है सारे अपराधों का जो है हनन हो जाता है। तो ये हम सबको अवसर मिला और वो उनके कर्णाधार आदरणीय पवन कुमार जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। ओ जी जी, धन्यवाद मुनीलाल जी। आज के हमारे योग शिक्षक भी रहे और बहुत सुंदर योग कराया। हालांकि मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाया, लेकिन मैं सुन रहा था सारी बातें। और अब मैं वापस पतंजलि में पहुंचा ही हूँ और सीधे मैं कार्यालय में ही आ गया हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग पड़ गए थे इस बीच में। तो आप सबको बात सुन के और इस तरह से उत्साहवर्धन करके, और इतना भी ज़्यादा नहीं है जितना कि बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी सबका एक सामूहिक प्रयास की वजह से ही यह कार्य सफलतापूर्वक, और मुझे लगता है कि प्रयास के अलावा जो भाव थे उसकी वजह से भी ये कार्य जो है इतना सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया। क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं, लेकिन हम कैसे सोच रहे हैं और क्या हमारे मन की भावना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर वो भावना हमारी अच्छी है तो फिर हमारे बहुत अच्छे कार्य सफलतापूर्वक होते हैं। अगर भावना ही खराब हो गई, भाव ही ठीक नहीं रहे, तो कोई भी कार्य जो है सफल होने में बहुत अड़चनें आ जाती हैं और बहुत सारी परेशानियां भी आ जाती हैं।
और इसी भाव के रूप से ही जो योगाहार के हमारे परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ जुड़े, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, वह शायद इसी भाव की वजह से है कि हम इस चीज को मान रहे हैं कि इससे ये जो है, ये कार्य एक पवित्र कार्य की तरह है। ये कार्य करने से हमें आंतरिक रूप से हम हमें सुख मिलेगा। हम एक दूसरे का अगर सहयोग करेंगे तो हमें सुख और शांति भी प्राप्त होगी। तो इस तरह से कार्य करते हुए कल की जो हमारी बहनें हैं मध्य प्रदेश से, उनके लिए हमारे एक साथी ने 9 बहनों के लिए सहारनपुर स्टेशन में भोजन का भी कर दिया। तो सबसे पहले तो दीपक और उनके परिवार, दीपक भी वहाँ नहीं थे, उनके पिताजी, उनके परिवार ने भाव दिया, भाव दिखाया और उनके मन से ये बात आई कि ये यात्री योगाहार के पतंजलि से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जुड़ के इन्होंने इतनी दूर से आए हैं और इतने घंटों से ये एक दिन से ये रेलवे स्टेशन पर ही पड़े हैं क्योंकि इनकी ट्रेन लेट हो गई है। तो ये सब भाव का ही प्रभाव है कि हम अ, वो उन्होंने किया, मैंने उनको खुद फ़ोन करके बधाई दी, उनको मन से आशीर्वाद भी दिया, उनको मन से हमने मंगल कामना भी की। तो ये हमारे भाव जिससे कि हम एक-दूसरे की मदद कर पाएँ, एक-दूसरे का सहयोग कर पाएँ, एक-दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर पाएँ और अपने आप को ज़रा-सी पीछे रखते हुए भी हम दूसरों को आगे बढ़ने का मौका दें। तो ऐसे भाव के साथ जब योगाहारी परिवार के सदस्य एक-दूसरे का सहयोग करेंगे, तो ये अच्छी चीज़ें तो कहीं न कहीं लौट कर के वापस मिलनी ही हैं, क्योंकि कोई भी किसी का कर्ज नहीं रहेगा। तो हम अपने भाव अच्छे रखें, इस भावना के साथ काम करें कि हम अपने लिए नहीं, हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। और बहुत सारे हमारे ऋषि-मुनि और जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, शायद उनके भी जो अर्थ है, उनके जो प्रवचन हैं, उनकी जो वाणी है, उनकी जो बातें हैं, वो भी शायद इसी तरह ही इशारा करते ही। तो इस योगाहार कार्यक्रम में सबके भाव बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपना योगदान दिया और ये भाव को भी हम प्रणाम करते हैं। व्यक्तिगत रूप से तो हम व्यक्ति को प्रणाम करेंगे, लेकिन हम उसके भाव को प्रणाम करते हैं, उनकी जो मन की अभिलाषा है उसको प्रणाम करते हैं, तो ज़रूर इसका हमें फ़ायदा मिलेगा। तो आज की जो हमारी चर्चा है शायद इस पर भी हमने कल सोचा था थोड़ा-सा कि हम बात करेंगे अपने अनुभवों की, अपने क्योंकि अब सभी लोग लगभग अपने-अपने गंतव्य में पहुँच गए हैं। केवल हमारे बालाघाट की जो टीम है 10-12 लोगों की, वो अभी तक के ट्रेन विलम्ब होने की वजह से अभी भी रास्ते में है। मुझे लगता है कि वो भी हैं यहाँ पर तो अभी सुन भी रहे होंगे हमारी बातों को। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर एक कार्यक्रम के उसमें जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हम बहुत कुछ सीख पाए, हम अपने आप को देख पाए कि हम क्या चीज़ें और बेहतर कर सकते थे, क्या चीज़ों में हम उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाए, तो इसको भी हमें सीखने का मौका मिला। और इस तरह के कार्यक्रम अगर भविष्य में आयोजित किए जाते हैं, तो शायद इस सीख को लेते हुए हम और अच्छी तरह से अपने कार्यों को संपादित कर पाएँ। और इस तरह से इस कार्यक्रम से के संपन्न होने के और चतुर्थ वर्ष में प्रवेश होने के अवसर पर बहुत सारे सुझाव भी आए हैं। वो सुझावों को भी हम अमल में लाएँगे। उन सुझावों को यथाशीघ्र उनका समाधान ढूँढने का प्रयास करेंगे। कैसे कई राज्यों के जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनको कैसे एक सूत्र में बाँधा जाए, क्योंकि योगाहार के अलावा जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि वो उद्यमिता के माध्यम से आगे बढ़ें। तो ये सारे उद्यमियों को हम कैसे जोड़ें, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में भी कुछ लोगों ने सुझाव दिए हैं। हमारे मन में भी है कि ऐसा करते हुए हम 2 रास्ते पर चलेंगे, अपने 2 रास्ते हैं। एक हमारा योगाहार का यात्रा है, जिसमें कि हम बहुत सारी चीज़ों की परिचर्चा कर रहे हैं। तो और उस पर हम रोज़ नए किसी न किसी मुख्य अतिथि को या मुख्य वक्ता को बुला कर के उनके जीवन का अनुभव सुनते हैं और उसको आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। तो एक तो ट्रैक हमारा ये हो गया। दूसरा ट्रैक हमारा होगा उद्यमिता का ट्रैक, जिसके बारे में भी थोड़ा-सा अभी विचार होना बाकी है, गंभीरतापूर्वक विचार होना बाकी है कि हम इसको कैसे करेंगे? हमारे जो सदस्य हैं, उनका क्या योगदान रहेगा? क्योंकि हम बाहर से किसी से अभी मदद लेने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ही कह रहे हैं कि जो हमारे साथी हैं, क्योंकि उत्पादक हैं और यहाँ तक कि जो उपभोक्ता भी हैं, वो कैसे एक-दूसरे का सहयोग करते रहें।
अभी जो एक दूसरे का हमारा सहयोग करने का तरीका मानवीय तरीके से रहा है, लेकिन अगर इसको व्यावसायिक की भूमिका अगर दी जाती है, जैसा कि परम पूज्य स्वामी जी ने भी अपने उद्बोधन में स्पष्ट रूप से निर्देशित भी किया हुआ है, तो इसकी गति और ज्यादा बढ़ेगी। और जैसे ही हमारी गति बढ़ेगी, तो हमारे योगाहार की गति भी एक अन्य रूप में ले जाएगी। तो इस गति को हमने देखना है कि हमारी गति आगे क्या होने वाली है। अगले 3 साल बाद हमारी गति क्या होगी? हम व्यावसायिक रूप से क्या कर रहे होंगे? हम जो सामान्य रूप से अब कार्यक्रम को चल रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं? तो हम अभी से ही इन 2 ट्रैक्स के बारे में सोचना शुरू करें। तो ये दोनों ट्रैक में ये सोचें कि 2 ट्रैक हैं, रेलवे के ट्रैक हैं, एक में मालगाड़ी जा रही है, एक में एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है और उनकी दोनों की गति अलग-अलग है। लेकिन हम अपनी अपनी कार्य क्षमता, कुशलता के आधार पर जो कम गति वाली है, उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये पैरेलल ट्रैक्स में हम आगे बढ़ते हुए, अपने कार्यों को संपादित करते हुए और जिससे कि हमारे जितने भी कृषक बंधु हैं, उनका भी लाभ हो सके, उनका एक-दूसरे से आपस में और ज़्यादा वो समझ सकें कि कौन से व्यक्ति, कौन-सी जगह पर उनके पास क्या है देने के लिए, उपलब्धता क्या है और उनकी माँग क्या है। तो कुल मिलाकर के माँग और क्या कहते हैं माँग डिमांड एंड सप्लाई अंग्रेजी में कहता है। डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। इस खेल को अब हम कैसे मैनेज करेंगे, इस चीज़ को हम विचार करेंगे और सभी के लेंगे विचार। दिनेश जी उसमें कुछ काम करना शुरू कर दिया है उन्होंने, तो वो भी आने वाले दिनों पर उस पर काम करते हुए आगे कुछ अपने विचार प्रकट करेंगे। फिर हम सबको साथ लेते हुए, सबके विचारों को लेते हुए अपना कुछ एक बड़ा सरल सा तरीका बनाना है। कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं करने हैं, जिससे कि बहुत मुश्किल हो जाए कि हम उसी चीज़ को सँभालने में लगे हैं। बहुत ही सरलता पूर्वक इस काम को, इस व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का और जो भी संसाधन आपके पास हैं, उत्पादन के रूप में या माँग के रूप में, जो आवश्यकता है, उसको भी अगर चिन्हित करते हैं और उसकी व्यवस्था बनाने का प्रयास करते हैं। पहले तो ये है अभी कुछ फाइनल कुछ नहीं किया है, अभी तो खाली विचार आया है क्योंकि विचार इसी सदन से आया है। ये मेरा अपना विचार भी नहीं है कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन विचार के जो इस सदन से आए और जो स्वामी जी ने बताया, निर्देशित किया, उसके आधार पर आगे दिमाग में कुछ चीज़ें आई हैं और इसको भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ऐसा करते हुए और भी कुछ किसी के मन में अगर कोई विचार आते हैं तो वो भी अपनी बातें कहेंगे, तो हम उस चीज़ को लेते हुए आगे भरपूर प्रयास करेंगे कि उसको भी हम पूर्ण रूप से करें। तो बहुत ही सुंदर आज की कक्षा चर्चा और मैं इतना ही कह के आप सभी लोगों को एक बार फिर से नमस्कार, अभिनंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। जी, नमस्कार, धन्यवाद। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय पवन कुमार जी। आपके एक एक शब्द में आपने कभी भी बनावटी बातें नहीं की हैं, कभी भी वो बातें नहीं की हैं जो असंभव है। आपने पहले से कोई भी चीज़ें नहीं कही हैं, जब उसका बिल्कुल क्लियरिटी हो जाती है तभी आप ओपन करते हैं, जैसा आपने कहा है। अब आपकी एक चिंता और बढ़ गई है। योगाहार कार्यक्रम का जब तीसरा वर्ष हमने मनाया और वहाँ पर परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्धेश जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो आपके मन में आया कि हम जो है हर व्यक्ति के जो है इसके भावना और भाव के अनुसार पवित्र कार्य करें और उद्यमिता की ओर बढ़ें। उद्यमियों को कैसे जोड़ें इस कार्यक्रम से और आपस में सहयोग कैसे हो। हम आपस में सहयोग हम विचार का कर रहे हैं जैसा आपने कहा है, लेकिन व्यापार में भी हम आपस में एक दूसरे का सहयोग कैसे कर सके, हम कैसे समर्थ बने, हम कैसे समृद्ध बने। हमारा किसान जो भारत सरकार माननीय हमारे राष्ट्र ऋषि नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है, हमारे परम पूज्य स्वामी जी का जो सपना है, पतंजलि पीठ परिवार का जो सपना है कि हमारा स्वस्थ समृद्ध भारत कैसे बने, इस विषय पर आज हम चिंतन कर रहे हैं और कहाँ क्या डिमांड है, यह हम लगातार आपस में एक दूसरे से चर्चा करेंगे। साधन संसाधन की क्या उपलब्धता है, कैसे होगा, इस पर जो है आज महत्वपूर्ण विषय पर आज आदरणीय पवन कुमार जी ने जो ध्यान आकर्षित किया है, आपके पुरुषार्थ को नमन। आप चिंता कर रहे हैं हम सब किसान भाइयों की, और ये किसान जब समृद्ध होगा तो ये देश समृद्ध बनेगा। इस भाव के साथ मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी ने हैंडल किया, उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आए और अपने विचार प्रकट करें।
जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही, चर्चा भी बहुत अच्छी चल रही है, किंतु हमें अपने विषयों को समय सीमा में बांध लेना चाहिए, पहले से निश्चित कर देना चाहिए कि इस तरह से हम जो है अपने विषयों पर चर्चा करेंगे। हम जैसे अभी तक 47 मिनट हो गए हैं और 47 मिनट में हमने जो है बहुत कुछ भविष्य की, केवल आदरणीय पवन कुमार जी ने बात की है। ये जो हमारा कार्यक्रम हुआ है वो सब साथी यहाँ जुड़े हुए हैं, सबने उसको आत्मसात किया है, वहाँ रहकर जिया है। उसके संबंध में अब चीजें जो है वो लगभग हम सब सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हमें भविष्य पर चर्चा करनी है और उस विषय को भी जब भी जो भी सदस्य हमारे इस संबंध में बात करें, सीमित शब्दों में और बिल्कुल सटीक बात करें। बहुत ज्यादा किसी विषय को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अपने कम समय में बात करके और अपनी बात पूरी स्पष्टता से कह दें। जी ओम, यही मेरा निवेदन है। कार्यक्रम बहुत सुंदर हुआ, भाव प्रधान हुआ, इसमें तो किसी प्रकार की कमी नहीं है। जब मैं अपनी बस से उतरा और जब लोगों ने मुझे अपने छाती से लगाया, हृदय से लगाया, हम तो भाव विभोर हो गए। और जब मैं रंजना जी के पास पहुंचा, पहले थोड़ा सा मैं झिझका, परंतु फिर भी मैंने उनको हाथ मिलाया, हाथ जोड़े, प्रणाम किया। ये सब भावना की बात है, तो इसलिए हमें ज्यादा कुछ नहीं कहना है। कार्यक्रम बहुत सुंदर हुआ, अब हमें भविष्य पर ही चिंतन करना है। जी ओम। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी ने जो सुझाव दिया है कि अपने विषय निर्धारित करें और समय में बात करें, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विचार और भाव ये प्रकट करने पर ही, एक दूसरे को चर्चा करने पर ही, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने जो चर्चाएं की हैं, जो कहानियां सुनाई हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनको सुनाने से मन के विचार बदलते हैं। आदरणीय मेहरा जी, कोई ना कोई, इसलिए हम सब जो है इस जो चाहे आदरणीय अशोक गर्गवाल जी की हमने जो उनका स्वभाव बताया, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने जो स्वभाव बताया, उससे परिवर्तन के लिए अगर हमारे विचार बदलेंगे तो हमारे भाव बदलेंगे, विचार बदलेंगे और फिर हम अपने विषय पर आएंगे और काम करेंगे। हमारे पास कोई इतने समय है कि हम लोग चर्चा करें, लेकिन मन के जो भाव हैं अगर वो बाहर नहीं निकले, तब जो है फिर अंदर जो है और दूसरे भाव कैसे जा पाएंगे, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। तो आपका जो सुझाव है वो निश्चित प्रार्थनीय है और मैं आपके स्वभाव को ध्यान में रखते हुए, सुझाव को ध्यान में रखते हुए विषय पर चर्चा करते हैं। आदरणीय दिनेश जी को आमंत्रित करते हैं कि आज का विषय जैसा आदरणीय पवन कुमार जी ने रखा है उस पर हम चर्चा करें, और कोई आदमी, कोई भी हमारे उपस्थित भाई बहन हैंड रेज करें, उनको बुलाया जाएगा जो हैंड रेज करेंगे तो कि कोई कुछ सुझाव देना चाहते हैं। तो इस विषय पर और भी विषय लगभग चर्चा में लाना है कि हमारे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने हैंड रेज किया है, उनको मैं आमंत्रित करता हूं, वो अपना अनुभव और अपना विषय, अपने विचार, अपने भाव प्रदान करें। धन्यवाद मुनीलाल जी। कल हम पहुंच गए और निश्चित रूप से सभी अपने अपने गंतव्य में पहुंच गए हैं। एक बालाघाट की टीम, जैसा पवन जी ने बोला है, ऑलमोस्ट वो भी सुनते होंगे। ओवरऑल कि जो प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा हुआ, उसमें एक्सपेक्टेशन के बावजूद, यानी मैं सांख्यिकी भाषा में बोलूं तो 110% वो अच्छा हुआ। 110% इसलिए बोला, कल पवन सर तो 90-95 बोल रहे थे, क्योंकि सर शुरू में सर ने बोल दिया था कि भाई बाबा रामदेव जी की डेट हो सकती है, नहीं हो सकती है, दर्शन हो सकता है, ये अनसर्टेनिटी थी, तो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था। अब वो प्रोग्राम का हिस्सा इतना अच्छा हुआ कि हम सबकी प्रत्यक्ष भेंट हुई, प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिला, प्रत्यक्ष फोटोग्राफ मिला और भविष्य की दिशा के लिए उन्होंने हमको उद्बोधन भी किया, तो ये एडिशनल 10% हमको मिला। इसलिए 100% तो अच्छा हो ही गया था,
और उसमें ये 10% अच्छा हुआ तो 110% अच्छा हुआ है, ये मुझे भाव कल भी मैं व्यक्त करना था, लेकिन इटारसी पे मेरी गाड़ी खड़ी थी और मैं चाह रहा था कि भाई गाड़ी छूट जाए तो मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उस बात को मैं रख देता हूँ कि वो 110% अच्छा हुआ सर, कुछ भी कमियां खामियां कुछ भी नहीं हुई। और पवन सर का जो माइक्रो प्लानिंग था वो माइक्रो प्लानिंग 100% 110% अच्छा हुआ जी। एक बिंदु। दूसरा बिंदु भविष्य की चर्चा, कल भी कुछ बिंदु रखे थे, आज उद्यमिता के संदर्भ में हम चले तो हमको कुछ चीजें तय करनी पड़ेगी। जैसा पवन सर ने एक चीज वो प्रोग्राम में रख दी कि एफपीओ का उन्होंने जो मिलना जुलना तय किया था वो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अभी हमको ये जो करना पड़ेगा, एक बिंदु हम जैसे छोटे छोटे काम बोलते हैं हम, तो ये काम कर लेवे कि अपने अपने स्टेट में परिचय में जितने भी एफपीओ है वो एफपीओ का डॉक्यूमेंटेशन जिसको बोलेंगे हम, वो डॉक्यूमेंटेशन हम कर सकते हैं कि कौन से उनका एफपीओ है, क्या उत्पाद करता है, क्या उनके प्रोडक्ट्स है। तो ये एक दूसरे को एक्सचेंज भी अगर किया कि जैसा कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो बोले हमको अकोला से महाराष्ट्र से दाल मिल सकती क्या, हमने बोला जरूर मिल सकती है। तो जैसे उधर में बासमती चावल होता है तो बासमती चावल हमको मिल सकता क्या। तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं कि जो छोटे मोटे जो है वो एक्सचेंज कैसे किए जा सकते हैं। तो ये एक्सचेंज करने से व्यापार भी मिल जाएगा और उद्यमिता भी पक्की हो जाएगी। मैं उद्यमिता के पवन सर के बिंदु से इसलिए सहमत हूँ क्योंकि गांधी जी की जीवनी अगर हम सब देखें तो उन्होंने भी बोला कि सिर्फ आंदोलन करके और चरखा चला के लोग नहीं मिलेंगे, इसलिए उद्योग, और उन्होंने फिर ग्रामोद्योग निकाले और ग्रामोद्योग के माध्यम से हर 1 साल में 2 साल में वो मिलते रहे और उसके जरिए खादी का और बाकी संसाधनों का व्यापार करते रहे और इससे संगठन मजबूत हुआ। वही पहलू अभी हमको ये उद्यमिता के प्रकटन से और उद्यमिता को पक्का करने से हमारा संगठन भी पक्का होगा, मिलते जुलते भी रहेंगे, एक्सचेंज भी होगा, व्यापार भी बढ़ेगा और उसमें नए नए लोग मिलते रहेंगे तो उनको और जो संसाधन है वो संसाधन मिलेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेंगी और न जो समृद्धि की ओर जाने का रास्ता है ये एक रास्ता है। तो हमको ये करना पड़ेगा। तो ये जैसा एफपीओ का डॉक्यूमेंटेशन वाली बात है। दूसरा है कि जैसा देसी बीजों की बात हमने इस प्लेटफॉर्म पे की, तो अपने अपने एरिया में जो भी देसी बीज वाले जो है उसका यदि डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है तो जो सरल काम है, अपने अपने एरिया के कौन कौन उत्पादक है भी क्या है, कौन से बीज करते हैं या उनका एड्रेस, यानी एक्चुअली जो एक्सचेंज करने वाले जो है ऐसे उनका यदि हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो बीज की बात बन जाती है। तीसरा पहलू है जो हमारे नर्मदापुरम की टीम ने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है कि जो डॉक्टर चौहान जी ने लैब्स बनाई थी वो लैब्स का, जैसा कि मेहरा जी से मेरी वहां पे भी बात हुई थी कि मेहरा जी आपके प्रयास से 10 लैब अगर बन गई है तो निश्चित रूप से उसमें उसका जो परिणाम हुआ कौन से एरिया में हुआ, कौन से क्राफ्ट में हुआ, उसका यदि हम डेटा रखते हैं और वो जब उसका प्रभाव जिन पिकों पर होता है, फसलों पर होता है, उस समय यदि आजू बाजू के किसानों को हम बुलाते हैं और वो यदि उसका परिणाम देखते हैं तो हमारा कार्य विस्तारीकरण होगा। तो निश्चित रूप से वो जो लैब्स वाले प्रोडक्ट है उनका प्रोडक्शन हम और आसानी से कैसे कर सकते हैं, तो इसका तकनीक और इसका विस्तारीकरण करें। तो एक तीसरा बिंदु जो प्रूव किया गया है नर्मदापुरम की टीम ने, वो एक बिंदु हो सकता है। और चौथा बिंदु जो मेरे को अभी इमीडिएटली ख्याल में आता है कि डॉक्टर वर्मा सर जो हमेशा बोलते हैं कि लाइट ट्रैप्स और जो बाकी ट्रैप्स है, इसका यदि हम प्रोडक्शन विस्तारीकरण कैसा उसका सहयोग हो, क्या हो, ये यदि करे तो ये निश्चित रूप से उसमें भी उद्यमिता बढ़ती है और किसानों का 2 पैसा भी बचता है और जो रसायन वाली खेती है उसको भी कम करने में सहयोग होता है। और अंतिम एक बिंदु बोल के मैं मेरी बात रख दूंगा कि 5वां जो हिस्सा है जो कई बार अपने यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बोला गया है कि जो कंज्यूमर्स है वो कंज्यूमर्स के दिमाग में अभी भी रसायन के प्रति क्या चीड़ है क्या नहीं है, तो रसायन के कौन से नुकसान होते हैं इसके बारे में जो प्रेजेंटेशन है या और भी जो जानकारियां है, लिफलेट्स है, उसके माध्यम से स्कूल कॉलेज जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स आदि जहाँ संभव हो और देहातों में भी जहाँ संभव हो तो वहां पे यदि हम ये परिचर्चाएं करते हैं और छात्रों में भी करते हैं तो निश्चित रूप से रसायनों के दुष्परिणाम यदि उनके मन में सामने आते हैं
तो और वहां पे अपने अपने जिलों के या अपने अपने एरिया में कौन कौन जो जिसको बोलेंगे कि भाई जैविक उत्पादक है, उसके यदि कुछ हम नंबर दे सके हैं तो निश्चित रूप से उनको मिलेगा, पता चलेगा कि हाँ भाई ये किसान के या इस ऑर्गेनाइजेशन को यदि हम संपर्क करते हैं तो निश्चित रूप से हमको ये जैविक उत्पाद मिल सकते हैं। तो ये एक बिंदु, तो मैंने तो सिर्फ नाम तौर से 5 ही बिंदु बोले, आप लोग तो स्वयं बहुत विद्वान लोग हो, उसमें और भी जोड़े जा सकते हैं, लेकिन किंतु ऐसे जो बिंदु, इन बिंदुओं को लेके हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से नेटवर्क बढ़ेगा, जैविकता की ओर लोग बढ़ेंगे, और जैविकता की डिमांड जब बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उससे उद्यमिता भी बढ़ेगी, और जो पहले 3-4 बिंदु बोले उसके माध्यम से भी उद्यमिता बढ़ेगी, संगठन बढ़ेगा। बस यही इतनी बात रख के मैं मेरे शब्दों को विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिए हैं कि हम सबको एफपीयू की जानकारी कलेक्ट करके हमको कैसे आगे बढ़ना है। योगाहार कार्यक्रम जो हम करेंगे और उसमें क्या क्या एक्टिविटी करना है उस पर आपने अपना अनुभव शेयर किया है। और हमारे किसी भाई बहन का हैंड रेज अभी नहीं है, अगर कोई अपना सुझाव देना चाहता है तो उनको हम आमंत्रित करेंगे। मैं इसके पहले आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी सदन में उपस्थित हैं, मैं उनको चाहूँगा कि वो अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। और जो नए सदस्य इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, अभी आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है, तो जो नए सदस्य जुड़े हैं वो क्योंकि अपना परिचय भी दे दें। और कल हमने आदरणीय लोधा जी को उन्होंने कोई बात करना थी तो हमने रोका था कि कल आप बोलना, तो शायद वो नहीं जुड़े हैं अभी। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय प्रणीता साकरे बहन जी, आप कहाँ पहुँच गई हैं? प्रणीता साकरे जी, कल्पना खोटले जी, कोई भी एक बहन जो है अपनी बात बता सकते हैं, आप अभी कहाँ पे हैं और आवाज़ पहुँच रही हो, शायद नेटवर्क में हो तो अपनी बात बताने का कष्ट करें। और आपने जी ललितपुर पार कर लिए, ललितपुर से क्रॉस हो गए। चलिए ललितपुर पार कर गए हैं, चलिए ठीक है। आगे अपन हमारे भोपाल आएगा और भोपाल के बाद आपके भोजन का समय इटारसी का रहेगा, तो उस समय वहाँ हम व्यवस्था देखते हैं, तो वहाँ व्यवस्था हो जाएगी। आप यात्रा सुखमय यात्रा करिए, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। और वहाँ हमारे प्रदीप राज वर्मा जी अभी वहाँ से हैं और जिनका भाव स्वभाव और ML गौर साहब ने भी व्यवस्था उस समय करवा दी थी। तो देखते हैं, अभी हम बात करते हैं और मैं दिनेश जी को ये मंच सौंपता हूँ कि वो आगे संचालन करने का कष्ट करें। जी आदरणीय, धन्यवाद। जैसे अभी आदरणीय रमेशन मेहरा सर ने बात रखी है कि हम अपने विषय भी निर्धारण करें, और जब विषय निर्धारण की बात आती है तो साथ में आदरणीय दुबे सर ने भी उद्यमिता पर बात की कि हम किस तरह से उद्यमिता की दिशा में दिशा निर्धारण कर सकते हैं। और मैं आदरणीय उपस्थित सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इसी तरह के कोई विचार भविष्य के प्रति, क्योंकि जब हम योगाहार के 4th वर्ष में आगे बढ़ रहे हैं तो भविष्य के प्रति हम क्या अच्छा कर सकते हैं और कैसे अपना कार्यक्रम जो योगाहार है इसको उज्जवल बना सकते हैं सभी के लिए। तो ऐसा कोई विचार आपके मन में आ रहा हो तो कृपया हैंड रेज करें। और आदरणीय हमारे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा सर, आपका स्वागत है, बहुत बहुत आपका हैंड रेज है जी। ओम, सदन को सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारी जो बालाघाट की टीम है ललितपुर पहुंची है, वो कितने लोग हैं और यदि भोजन की व्यवस्था नहीं हो तो कृपया जल्दी बता दें, मैं इटारसी में उनको भोजन से बना के पहुंचवा दूंगा। 8 लोग हैं भाई जी, 8 लोग हैं,
और ये लगभग 4 घंटे में इटारसी पहुंच जाएंगे। 12 बजे के वो तो पहले पहले मुझे पता इटारसी है। पहुंच जाएंगे, कितने 11-12 लोग बजे के हैं? बीच। 8 मैं देख लूंगा ट्रेन। 8 लोग। 8 लोग हैं। हाँ तो मैं भैया उसका जी आप भोजन कल की व्यवस्था पहुंचवा दूंगा मैं भोजन। ठीक है, ठीक है। मैं आपको उनका आप बर्थ वो डिब्बा नंबर वो और वो मैं भेज देता हूँ, व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। और इतना आप कष्ट मेरे जरूर व्हाट्सएप करना पे है। एक आध जन का किसी का नंबर भेज दीजिएगा और मैं भेज डब्बा देता नंबर हूँ। भेज दीजिएगा। जी जी अच्छा, जी दूसरी एक जी बात जी। और बोलना चाह रहा हूँ मैं कि मेरे मन में 3 दिन से सुन के हमेशा एक ही चीज आ रही है। हालांकि हमारे रूप सिंह भैया ने बहुत मुझसे एक प्रकार से विनय किया था, भैया आप चलो। गुरुजी बोलते हैं वो, गुरुजी आप चलो। मैं किसी कारणवश नहीं जा पाया। गौर साहब ने भी मुझे बहुत बोला था, भैया चलो यार बहुत अच्छा कार्यक्रम है। रविचंद मेहरा जी की बात मैं नहीं मान पाया और कुछ मेरे ऐसी व्यस्तताएं थी तो मैं नहीं जा पाया। तो मुझे उसके लिए ऐसा लग रहा कि अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी इतना अच्छा कार्यक्रम मैंने छोड़ दिया, किसी कारण वो छूट गया। तो ये मेरे जीवन का एक दुखद पल है। ये मुझे बहुत मजा नहीं आया छोड़ के, और बहुत अच्छा मौका मैंने गंवाया है। और आप लोगों के अनुभव को थोड़ा बहुत आत्मसात करने की कोशिश करूंगा जो आपको वहां मिले हैं। किंतु वास्तविकता में वहां रहता तो बात अलग हो जाती। चलिए, अब जो हो गया तो कुछ बात ही नहीं उसकी। तो वही है कि शिकार से चूका शेर और दाल से चूका बंदर, दोनों में अंतर ये होता है कि दाल से चूका बंदर जो होता है उसको तो जाल से बाहर निकाल दिया जाता है, वो तो नहीं करेंगे आप लोग, मुझे मालूम है। किंतु शिकार से चूका शेर जो है 3 दिन तक भूखा रहता है। तो जब तक दूसरा कार्यक्रम नहीं हो जाता मेरी भूख निरंतर बढ़ते रहेगी। मैं सोचूंगा कितनी जल्दी दूसरा कार्यक्रम हो। बस यही कहना था सदन को। मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ उनकी, और पहुंचवाने की व्यवस्था करता हूँ। धन्यवाद। हाँ जी, जी आदरणीय। आपने 2 बातें कही हैं। एक कि जो हमारे योगाहार सदस्य, योगाहारी सदस्य मार्ग में हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, और दूसरी बात कि आप का ये उपवास है अगले कार्यक्रम तक। तो और समाधान यही है कि आप इस तरह से आहार की व्यवस्था करते रहिए, तो ये सबसे बड़ा सरोकार भी है, सबसे बड़ा ये तपस्या भी है, और आपसे सीखने का हमें ये अवसर भी है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। और इसी क्रम में कोई अन्य सदस्य जो अपने भाव प्रकट करना चाहें कि कैसे हम इस कार्यक्रम को और भी उज्ज्वल बनाएँ, तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और मुझे कल परसों से ये अनुभूति हो रही है कि योग हम कर रहे हैं, आहार पर चर्चा और ज़मीन में कार्य जो हो रहा है, उसके बीच एक नई प्रकृति योग की सामने आ रही है, जो समझने के लिए और करने के लिए है कि बीच-बीच में आदरणीय मुनिलाल जी भाई साहब, सभी योगाहारी जो सदस्य जो कि मध्य मार्ग में हैं, अपने गंतव्य तक पहुँचने वाले हैं, उनकी गाड़ी की गति यानी ट्रेन वगैरह की गति धीमी हुई है, तो उस गति को आगे बढ़ाने, उसमें गति देने के लिए, आप ऊर्जा प्रदान करने के लिए अलग-अलग जगहों पर हम सभी योगाहारियों को आहार की व्यवस्था करा रहे हैं। ये आहार की व्यवस्था एक उद्यमिता का बहुत बड़ा सूचक है, भविष्य की उद्यमिता का, कि हम निर्विकार, शुद्ध और भावनाओं सहित अन्न प्रदान करने वाले हैं। ये शुरुआत योगाहार के इस मंच से आप कर चुके हैं। आदरणीय पवन सर ने, आदरणीय मुनिलाल जी भाई साहब ने ये व्यवस्थाएँ सुरक्षित रूप से आगे रखती हैं, ये संकेत मात्र है। और संभवतः इसी पे कार्य होने वाला है, जैसे आदरणीय सभी सदस्यों का मनोभाव है, आदरणीय दुबे जी ने भी बात कही है। तो मैं इसी क्रम में संभवतः अभी तो किसी के हैंड रेज़ तो नहीं है, अभी समय भी है, तो मैं क्रमवार आपसे निवेदन करता हूँ। और अभी आदरणीय भाई साहब ने, आदरणीय डॉक्टर
विनोद भट्ट सर से निवेदन किया था कि अगर वो आवाज सुन रहे हो तो कैसा हो हमारा योगाहार का अगला कदम, अपनी बात रखें आदरणीय। और जब तक डॉक्टर भट्ट सर तक आवाज पहुंचती है तब उनसे पहले मैं आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी के पास पहुंचता हूं। संभवतः अभी कोई यात्राओं में होंगे या आप सभी तक आवाज नहीं हो रहा होगा, तो मांगीलाल लोधा जी को बुला लें, मांगीलाल लोधा जी को। जी जी, आदरणीय मांगीलाल लोधा जी, आपका स्वागत है। जी, ओम सभी को। मैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से झालावाड़ से हूँ। हमने अभी 2 मई से ही योगा कार्यक्रम में जुड़ना हुआ है हमारा, और हमें बहुत अच्छा लगा। कल भी बताया था मैंने थोड़ा सा। हमारा सौभाग्य था जो हम इस योगाहार कार्यक्रम में जुड़ पाए एफपीओ के माध्यम से, और हमारे एफपीओ का यही है, सबसे प्रथम उद्देश्य तो यही था मेरा, जब एफपीओ नहीं बनाया था उससे पहले भी, कि भी सभी किसानों को जैविक की ओर ले जाए। हमारा जैविक खेती पे हमने गांव-गांव में जाके छोटे लेवल से 5-10 किसानों को बात बीच में चर्चा करी। भाई जैविक खेती आप पूरी जगह में ना करके थोड़े से आपके घर पे जो आप गेहूं यूज में ले रहे हो, फल फूल ले रहे हो, साग सब्जी ले रहे हो, तो आप उसको क्यों ना आप थोड़े थोड़े लेवल पे उसको आप घर के खाने के लिए उसको जैविक करें। ये अभियान हमने हमारी तरफ चलाया है, और जैसे हमने 1000 किसानों को बताया तो उसमें से 100 किसान उस पर अभी काम कर रहे हैं। और मेरा सभी से निवेदन एक है, सुन रहे हैं सर जी मेरी बात, आवाज आ रही है? जी जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी। मैं जब बीएससी एग्रीकल्चर 4th ईयर में था, जब से हमने 3-4 मेरे बॉस है, उन्होंने हमने मिलकर एक प्रस्ताव बनाया था कि भाई केंद्र सरकार को एक ऐसा प्रस्ताव दे जिससे जैविक खेती में आगे बढ़ सके किसानों को, जिसमें कोई बाधा भी नहीं आए। तो वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ सर जी। तो ऐसा प्रस्ताव लाए थे हम, जैसे ये गवर्नमेंट ने मनरेगा का कार्य जो चला रखा है सभी ग्रामीण एरियो में, तो ये मनरेगा का जगह इसमें क्या है कि कुछ भी ये अब काम नहीं आ रहा है पहले जैसे। पहले तो अच्छा काम आ रहा था, अब इसमें पूरे फर्जी पैसे उठा रहे हैं लोग, कुछ भी काम नहीं कर रहे, इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है हमें। तो क्यों ना ये हमने सोचा जैसे महाराष्ट्र में पहले खरपतवार कानून लाया गया था, तो उसकी जगह भी ये मनरेगा का काम खेतों में क्यों नहीं चलाया जाए खरपतवार के लिए, खरपतवार को हटाने के लिए। तो ये संसद में प्रस्ताव रखना हमारा एक उद्देश्य था, पर हम वहां तक पहुंच नहीं पाए। एक बार गए भी थे हम दिल्ली, पर वहां हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो एक कदम अच्छा है ये जैविक खेती के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हर्बिसाइड यूज हो रहा है जमीन में, उससे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है जमीन को। तो अगर गवर्नमेंट इस चीज पर थोड़ा जोर दे कि क्यों ना हम नरेगा को खेतों में चलाया जाए, किसानों को जैसे जो गवर्नमेंट का मानदेय राशि है, उसके अलावा क्यों ना किसानों को एक्स्ट्रा जो जिसका खरपतवार जिसके खेत में लगेगा उससे पैसे लेके थोड़े और खरपतवार हटाए, तो उससे केमिकल से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या खरपतवार की है हमारी तरफ। तो अगर ये हो सकता है, सभी अगर इस थोड़ा सा जोर करे, कोई स्वामी जी से भी चर्चा करे इसमें बात से, तो बहुत अच्छा होने वाला है अगर ऐसा संभव हो जाता है। ये कहना था सर मेरा। जी जी, आदरणीय लोधा जी, आप झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपने बात रखी, महत्वपूर्ण सुझाव है। और आने वाले समय में इस विषय पे चर्चा भी होगी। अच्छा, अब मेरे ख्याल से सदन ये जानना चाहेगा कि क्योंकि आपका
आपका जो नया प्रवेश हुआ है योगाहार के इस मंच पर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है कि आप जैविक खेती में क्या-क्या करते हैं? क्या-क्या फसल उगाते हैं? जी, हम जैविक खेती में अभी तो हमारे घर पे जो खाने के लायक साग-सब्जी होती है, सब्जियां सारी जो भी है वो हम जैविक ही करते हैं। और 1 बीघा ज़मीन बना रखी है हमने अलग से, उसमें खाने के लिए गेहूँ उसमें वही लगाते हैं। जैसे इस बार हमारा प्रोडक्शन हुआ है 5 क्विंटल ही निकला है। तो हम संतुष्ट हैं, हमें 10 कुंटल नहीं चाहिए, केमिकल वाली नहीं चाहिए, हमें जैविक से 5 क्विंटल मिल रहा। हम घर पे जैविक खाना चाहते हैं कुल मिला के। और धीरे-धीरे अगर इससे अच्छा फ़ायदा मिलता रहेगा तो हम और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं धीरे-धीरे छोटे लेवल पे। 1 साल नुकसान होएगा थोड़ा-सा, 2 साल तक नुकसान होएगा, तीसरे साल में पूर्ति होने लग जाएगी। तो एफपीओ के माध्यम से भी हम यही चला रहे हैं। अभी हमने 5 दिन का जैविक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया था, जिसमें 30 किसानों की ट्रेनिंग करवाई है 5 दिवसीय। जी, तो आपके जो एफपीओ है उसमें सभी लोग सब्जी उत्पादन करने वाले लोग हैं या कुल संख्या कितनी है एफपीओ के सदस्यों की? ये बात भी रखें। हमारे एफपीओ के सदस्य है 300। अभी 1 साल हुए हमारे एफपीओ को बना हुआ। 300 फार्मर है हम, जिसमें से 100 फार्मर ऐसे हैं जो वेजिटेबल करते हैं, पर वो केमिकल वाली करते हैं। मैंने उनसे बोला भी है कई बार कि आप जैविक क्यों नहीं करते हो, आपकी सब्जी दुगनी रेट में बिकेगी मार्केट में। तो वो बोलते हैं कि भाई साहब जैविक से हमारे रिजल्ट नहीं मिल पाते, बीमारियां ज़्यादा लगती है, जैविक दवाइयों से उन पर इफेक्ट नहीं होता है कुछ भी, ऐसे बोलते हैं। तो थोड़ा कुछ ऐसा, जैसे हम ये पतंजलि पेस्टिसाइड वाली कंपनी से इनसे जुड़ ही जाएंगे हम, 1-2 दिन में हमारे पास वो माल पहुंचने वाला है। तो फिर जैविक दवाई स्प्रे करवाएंगे फार्मर को, तो फिर हो सकता है बात, अगर उनका अच्छा रिजल्ट आया तो किसान को विश्वास हो जाएगा कि भाई फिर क्यों ना केमिकल को छोड़ के हम जैविक पाए। ये समझ। जी, जी आपके विचार सुंदर हैं। और एक प्रश्न जो जिज्ञासावश मेरे मन में है कि झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में तो जो संतरे की खेती है बहुत अच्छी होती है, तो आप जी लोग जी भी संतरा उत्पादन बहुत करते हैं? जी, संतरा उत्पादक थे हम, पर क्या एक्चुअली 2-3 साल से ये हो रहा है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा काली मस्सी की समस्या आने लगी है। तो वो कंट्रोल नहीं हो पाने के कारण से क्या है, लगभग किसान परेशान हो चुके थे, जो धीरे-धीरे किसानों ने बगीचे कटवा दिए अपने। धीरे-धीरे कम होने लगी है अब। फिर वापस से अगर इस बीमारी का क्या है, अब जैविक तरीके से भी कंट्रोल होने लग गया है, तो वापस रुचि बढ़ गई किसानों की, वापस बगीचे लगा रहे हैं धीरे-धीरे। जी। अच्छी बात है कि जैविक के क्षेत्र में आप कदम बढ़ा रहे हैं और आप जी, निरंतर इस मंच पर आप बने रहिएगा। और जी, आपसे कई सदस्य हैं, आदरणीय सदस्य आपसे संवाद भी आने वाले समय में करेंगे कि किस तरह से आप कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। जी जी। और आदरणीय प्रतीक गुलांदी जी का हैंड रेज है। उनसे पहले मैं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ, शायद आपका भी हैंड रेज था। जी मैं निवेदन करता हूँ जी, अभी अब हैंड रेस हो रहे हैं, 8:15 हो गए हैं और ये क्लास जो है ठीक 8:30 बजे समापन करना है। नागेंद्र लोधी जी का हैंड रेस है और प्रतीक जी का, इनको सुन लेते हैं। उसके बाद में हम जो मनरेगा की बात आदरणीय मांगीलाल जी ने की है झालावाड़ से, उसमें भारत सरकार की योजना है कि अगर आप कोई जैसे वृक्षारोपण वगैरह कोई कर रहे हैं, नंदन फलन उद्यान योजना, ये तमाम योजनाएं हैं, उसमें मनरेगा का प्रावधान है कि आप उसको कराइए और मनरेगा से उसका भुगतान होगा। मास्टर उनके भरेंगे, उनके नाम लिखे जाएंगे और उस मजदूरों को पैसा सरकार देगी। आप लगाइए खेत में, इस पे अपन आगे चर्चा करेंगे। मनरेगा विशेषज्ञ को हम बुलाएंगे और आपकी ये जो आपने जो सुझाव दिया है, अच्छा सुझाव है, इस पे अपन चर्चा करते हैं जी। और आप प्रतीक जी को और नागेंद्र जी को आमंत्रित करने के बाद 8:30 बजे इस क्लास को समापन करें। आदरणीय दिनेश जी। जी, जी आदरणीय धन्यवाद। और क्योंकि 8:16 हो रहा है और अभी हम 2 सदस्यों से संक्षिप्त वार्ता कर सकते हैं। प्रथम सदस्य आदरणीय प्रतीक गुलांदी जी, आपका हैंड रेज है, आपका स्वागत। सदन को नमन। उपस्थित विषय में जो अभी महाशय थे जिन्होंने कहा कि संतरे के बारे में वहाँ पे ब्लैक फ्लाई वगैरह है,
तो संतरे के बारे में अगर कोई भी जानकारी का अभाव अगर होगा तो कृपया मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। और संतरा नागपुर का फल है, लेकिन राजस्थान में भी बहुत अच्छी मात्रा पे वो लिया जा रहा है। तो टू द ग्रास रूट टू द एंड फ्रूट तक हम उसकी सभी जानकारी आपको बताएंगे, और वो कहीं भी हो सकता है जहाँ पे यूटिलाइज होता है। तो धन्यवाद। तो संतरे की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद गुलांदी जी। और इस समस्या समाधान की दिशा में निश्चित ही आगे बढ़ा जाएगा। और नागेंद्र लोधी जी, आपका हैंड रेज है, आप बात कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त हमारे योगाहार कार्यक्रम में जो समस्त पूरे ऑल वर्ल्ड से और दुनिया से लोग जुड़ते हैं, उनके लिए सब सादर प्रणाम, सादर ओम जी। जैसा कि अभी हमारा हरिद्वार में जो कार्यक्रम था 3 दिवसीय, जिसमें काफी पूरे देश से लोग वहां पे एकत्रित हुए थे, जिन्होंने अपने अपने विचार विमर्श भी किए, साथ में योगाभ्यास किया, और बहुत अच्छा लगा। आज पूरे देश में जैविक की तरफ एक झुकाव बना हुआ है। सरकार ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन सरकार के प्रयास करने के साथ साथ हमको भी सहयोग करना बहुत जरूरी है। अभी बात आती है कि केमिकल्स में आप देख रहे हैं तमाम ऐसे रोग उत्पन्न होने लगे हैं पूरी दुनिया के अंदर, कि आप देखें कि दुनिया में अन्य देशों में जैविक की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान में हम पीछे जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए जो ग्रीन करके हमें उत्पादन ज्यादा बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लेके आए थे। तो हरित क्रांति अच्छी बात है कि आई और हमारा उत्पादन बढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ में हमने उन्हें एक पैमाना दिया था। उस पैमाने से ज्यादा हमने डालने, खाद यूरिया डालने का प्रयास किया कि उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन तो नहीं बढ़ा, जी 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 आदरणीय जी आदरणीय समय को देखते हुए सबसे पहले तो आप ये परिचय दीजिएगा कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि बहुत सदस्य नए भी जुड़े हैं और आपका परिचय भी अन्य सदस्य जानना चाहेंगे। और दूसरा, आप क्या कर रहे हैं? जी धन्यवाद। मैं नागेंद्र सिंह लोधी, बरेली से किसान सेवा समिति का यहाँ पे सदस्य हूँ, और इस एरिया में जैविक खेती का प्रचार प्रसार, साथ में योग अभ्यास का डेली क्लास हमारी लगती है निःशुल्क, और साथ में गौ सेवा का काम चलता है, और घर में जैविक खेती का 1 एकड़ में हमने प्रयास किया है, जिसमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और हमारा यही प्रयास है कि अभी भैया बता रहे थे कि कीटनाशक हमको तो जैविक में तैयार उसको कर सकते हैं। तो जैसे जो पेड़ पौधों की पत्तियों को हमारी गाय गौ माता नहीं खाती है, उन पत्तों को एकत्रित करके हम फिलहाल में अपनी कीटनाशक तैयार कर सकते हैं, जिससे सुंदर ये आपसे कैसे हम जैविक खेती करें, कैसे हम जैविक उपचार करें, इस पर हम और आप कैसे कर रहे हैं इस कार्य को, इस पर भी हम वार्ता करेंगे। और ये क्योंकि विस्तृत वार्ता का विषय है और समय का भी अभाव है, और इसी क्रम में अगला जो हैंड रेज है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोधी जी। आप निरंतर बने रहिए। आपको ये अवसर रहेगा कि हम आपको सुने और आपसे सीखें। आदरणीय बनी सिंह आर्य जी, आपका हैंड रेज है, स्वागत है। जी प्रणाम परिवार के सभी महानुभावों को। मेरा तो विषय है वो जो झालावाड़ से मांगीलाल जी लोधैया है, कौन है, उनसे मेरा परिचय करना है बस। वो अगर उपस्थित है तो मुझे परिचय दिए। जी संभवतः वो अभी दिख नहीं रहे हैं, और ये लगातार बने रहेंगे। जो भी आदरणीय नए सदस्य हैं और उनका प्रवेश हो चुका है, तो उनसे निवेदन है कि वो अपनी उपस्थिति निरंतर दें, ताकि हम आपको सुने और समझें, और आप भी जो हमारे आदरणीय सदस्यों से, क्योंकि योगाहार एक समझने का, सीखने का और अपने विचारों को साझा करने का मंच है, तो निरंतरता इस क्रम में जारी रहेगी। और हम क्योंकि निरंतरता से ही हम एक दूसरे से सीख पाएंगे, तो निश्चित ही जो जिन सदस्यों ने अभी अपना परिचय दिया है, वो कल परसों और आने वाले समय में जुड़ते रहेंगे, तो परिचय भी हो जाएगा।
जो समस्या का समाधान भी इस क्रमवार गति से आगे बढ़ेगा। और इसी क्रम में जबकि अब समय भी हो रहा है और समय के साथ-साथ मैं पुनः आदरणीय भाई साहब तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, तो आज का जो पूरा जो सत्र रहा है, कुछ बातें सामने आई हैं और कुछ नए सदस्य भी सामने आए हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और अगर मेरी आवाज़ आदरणीय भाई साहब तक पहुँच रही हो, तो वो मार्गदर्शन कीजिएगा क्योंकि समय भी सूचना दे रहा है। हाँ, तो आपका मार्गदर्शन चाहिए। तत्पश्चात सभी का हम अभिवादन और धन्यवाद करेंगे। जी। इसी क्रम में आदरणीय रंज जी, स्वागत है सर। जी। रूप सिंह जी, एक जगह खड़े हो जाएं। अभी हम वीडियो खोल सकते हैं, जैसे नागन जी का खुला है, अच्छा खुला है, क्योंकि हम अनुलोम विलोम कपालभाति करते हैं। अगर चल रहे हैं तो वीडियो नहीं खोलना है, क्योंकि पूरा ध्यान उस तरफ आ जाता है। आप कुछ दिखा सकते हैं, जो चर्चाएं होती हैं सिर्फ चलने, हिलना नहीं चाहिए अपना वीडियो, बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जी आदरणीय दिनेश जी। जी, धन्यवाद सर। इसी क्रम में आदरणीय रंजना बहन जी से निवेदन है कि वो आज की चर्चा पर अपना विचार रखें और तत्पश्चात सभी उपस्थित आदरणीय सदस्यों का धन्यवाद भी करें। आदरणीय बहन रंजना जी। धन्यवाद दिनेश भैया और धन्यवाद सभी महानुभावों का, जो कि आज की हमारी योगाहार की कक्षा आदरणीय श्री बुनियालाल भाई साहब ने बहुत सुंदर क्लास ली। तो उनका मैं बहुत-बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और जो आज हम चर्चा हेलो, हाँ आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है आवाज जी। हाँ, जी, आ रही है। हाँ, तो जी, आज हम द्वितीय सत्र में समृद्ध ग्राम पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में संपन्न हुए योगाहार कार्यक्रम पर त्रिवर्षीय उत्सव पर अपनी समीक्षा और अनुभव पर हमारे सदन में सभी महानुभावों ने अपने अपने अनुभव व्यक्त किए और मार्गदर्शन भी दिया और सुझाव भी दिए। और हमें मैं भी बोलना चाहती थी कि हमारा जो योगाहार कार्यक्रम का जो उत्सव हरिद्वार में हुआ, वो बहुत सुंदर, न भूतो न भविष्य, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमने आज तक कार्यक्रम देखे हैं, मगर जो ऐसा आज 2-3 दिवसीय हमने कार्यक्रम का आनंद लिया, उसका बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम वहां पर था। और एक-एक बिंदुओं पर बात करें तो बहुत समय भी लगेगा, क्योंकि जो ये कार्यक्रम तय हुआ तो उसमें सिर्फ 15-20 दिन में ही ये कार्यक्रम तय हुआ और हमने सबने फटाफट से अपने-अपने रजिस्ट्रेशन करना, फॉर्म भरना, ये सब कार्यक्रम बहुत जल्दी में हुआ। और जैसे कि हमने 525वां योगाहार उत्सव इटारसी में किया था, तो वो थोड़ा हमें समय मिला था, मगर इस बार थोड़ा समय कम था, फिर भी उपस्थिति बढ़िया थी और बहुत ही सुंदर नियोजन आदरणीय श्री पवन कुमार सर का हरिद्वार में और उनकी टीम का, तो उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। और कि ऐसा ही कार्यक्रम और भी जल्दी से जल्दी हम कहीं और पर मिले और एक दूसरे को जो हम जैविक खेती और बीजों का और एफपीओ पर परिचर्चा कर रहे हैं, ये सुंदर मिलाप हम अभी भी और आगे के लिए तय कर सकते हैं। और
इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि हम गिटार हरिद्वार में किस तरह से ये प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप हम बता सकते हैं कि हमें कोई भी इतनी सी भी दिक्कत नहीं आई है कहाँ पर। जबकि हम रेलवे स्टेशन पर जैसे बस स्टॉप पर हरिद्वार में उतरे तो हमें तुरंत उनके फोन आना शुरू हुए, आप कहाँ पर है आपका लोकेशन दीजिए। ये इतनी सारी एक एक स्टेप की हमारी जानकारी आदरणीय पवन कुमार सर और उनकी पूरी टीम ने ली। तो हमें कहा है और आपको समय कितना लगेगा, ये सब जानकारी उन्होंने ली और हम बिल्कुल जैसे आए और फिर बिल्कुल बढ़िया स्वागत, सबका स्वागत हुआ, सबको चाय नाश्ता पानी रजिस्ट्रेशन करना, यहाँ तक कि रूम में जाना, फिर उनको तैयारी, फिर रात में 8 बजे बिल्कुल भोजन रेडी है, सुबह का 17 परमार्थ देव जी के सानिध्य में, और सभी 5 बजे बिल्कुल उठना और ये बिल्कुल रेडी करना। फिर हमें यज्ञ पर भी आहुति देने के लिए हमें यज्ञ में ही स्थान मिला। हमने अपने अपने यहाँ पर आहुति भी दी और फिर उसमें भी हमने उसका भी लाभ लिया और फिर बाद में हम चाय नाश्ता फिर हमारा जो प्रेजेंटेशन था उनमें हमने फटाफट से जाना, तैयारी करना, एकदम से बिल्कुल एक एक स्टेप बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा था कि कहीं कहीं कहा कुछ गति थम गई है। बिल्कुल बिल्कुल चल रहा था, एक से एक बढ़कर कार्यक्रम हमारा। और फिर दोपहर में भोजन की व्यवस्था, फिर बाद में और हमारा जो पतंजलि के बच्चे थे उन्होंने हमें प्रेजेंटेशन दिखाया और जो ड्रामा दिखाया वो भी बहुत सुंदर था। फिर हमें परम पूज्य परम श्रद्धेय आचार्य जी का भी मार्गदर्शन मिला और जो उनके जो चेहरे पर एक हास्य था, जो हमने मिलने का, जो हमारे किसानों ने अपने अनुभव बताए उन पर उनका जो चेहरा खिला हुआ था, वो एक अद्भुत लग रहा था कि अब हम बहुत अच्छे से स्वामी आचार्य जी के साथ घुल मिल गए हैं, ऐसे लग रहा था। वो हमारे सानिध्य में ऐसे लग ही नहीं रहा था कि पहले बार आए हैं, ऐसे लग रहा था बहुत बार हम परमा स्वामी आचार्य जी से मिले हैं। और बहुत ही उनका बहुत अच्छा महत्वपूर्ण हमें मार्गदर्शन मिला और हमें ये भी और प्रयास करना है। उन्होंने ये बताया कि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं और जो भी यहाँ पर किसान आप आए हैं, महिला है पुरुष है, उनको हमें जो 200 लोग आए हैं, अब 200 से हमें 400 करना है, 400 से हमें 600 करना है, ऐसे निरंतर इसको आगे हमें लेकर जाना है। उनका बहुत ही महत्वपूर्ण हमें मार्गदर्शन मिला। वैसे ही और बाद में हमने जो शाम के समय जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिर दूसरे दिन हम सुबह फिर से सुबह के जो परमार्थ देव जी के सानिध्य में योग का, फिर यज्ञ, फिर बाद में नाश्ता चाय, फिर बाद में हमने जो पदार्थ में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका मार्गदर्शन, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक कार्य हो रहा था। ऐसे कहीं पर भी कुछ भी रुका हुआ नहीं था, बिल्कुल चल रहा था कार्यक्रम। और जो कि टीम बिल्कुल लगातार लगी थी कि भाई सब महिला है एक गाड़ी में बैठे, पुरुष जो है एक गाड़ी में बैठे, बिल्कुल एकदम सिस्टमैटिक कार्यक्रम हो रहा था। और वैसे भी हमने वहाँ पर भी बहुत कुछ देखा, अनुभव किया। और फिर बाद में जो हम माँ नर्मदा माँ गंगा मैया के घाट पर गए, वहाँ पर भी हमें आरती का लाभ मिला और वहाँ पर हमने गंगा स्नान भी ये सब ने किया। वहाँ पर से फिर घर जाए और हम वहाँ पर भोजन की व्यवस्था, फिर सुबह हमें स्वामी परम श्रद्धेय स्वामी आचार्य रामदेव महाराज जी का भी हमें मार्गदर्शन मिला। उनकी उपस्थिति को हमने जाना और वहाँ पर बहुत अच्छा सुकून लगा मन में कि हम अब हमारे चारों धाम यहीं पर हो गए हैं। ऐसा ये हमारा कार्यक्रम, हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम का बहुत सुंदर आनंद लिया। और ये सब आदरणीय श्री पवन कुमार सर, जो कि हमारे आदरणीय पवन कुमार सर पतंजलि अनुसंधान केंद्र के चीफ जनरल मैनेजर है। और आप सबको पता है जो कि उनका जो व्यक्तिमत्व है बहुत अलग है। वो बिल्कुल सरल स्वभाव के, मृदु संवाद और रहना बिल्कुल और विचार उनके बिल्कुल उच्च है। ऐसे हमारे आदरणीय पवन कुमार सर कभी भी आगे
जाने का नहीं, सबको आगे लेकर जाने का, और सबको सम्मान के साथ बिल्कुल बहुत अच्छे से उन्होंने सबको मान सम्मान दिया। अब कोई भी इस कार्यक्रम में मुझे नहीं लगता है किसी को कोई कमी नहीं हुई, और बहुत अच्छा लग रहा था। मगर जाते समय थोड़ा दुख भी लग रहा था कि अब घर में नहीं जाए, यहीं पर रहे, ऐसा लग रहा था। ये बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। मैं सबको धन्यवाद देती हूँ, और सभी पवन सर की टीम, जो कि हमारी छोटी पूर्वा जी और हमारे पीयूष जी, सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छे से सेवा दी, बहुत अच्छे से एकनिष्ठ भाव से उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे घर में सभी भाइयों का ध्यान दिया। और समय हो रहा है, मैं यहीं पर मैं विराम देती हूँ। न भूतो न भविष्य, ऐसा ये योगाहार कार्यक्रम का 3 वर्षीय हमारा उत्सव हरिद्वार में बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। आगे भी हमें ऐसे ही प्रोग्राम और करने हैं, और भी इसके में और भी ज्यादा कुछ हम क्या कर सकते हैं, इसको और डेवलप करना है, इसको और प्रसिद्ध करना है। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्रचार प्रसार होना चाहिए, उसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। और यहीं पर मैं अभी मेरी बात रखती हूँ, और मैं सभी का, जो कि मैंने दिनेश भैया ने मुझे कहा है, समय का ध्यान देना है, और 8:30 बजे नहीं, बिल्कुल 8:15 बजे तक ही क्लास हमें खत्म करनी है। तो मैं सभी भाई बहनों का आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय श्री मुन्नेलाल भैया जी, आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय अस्तिवा तिवारी जी, आदरणीय बने सिंह जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय बहन कल्पना जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय मिथिलेश बेन जी, आदरणीय नागेंद्र लोधी जी, आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय PFSP से आदरणीय प्रतीक भैया, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय रूमी गोयल जी, आदरणीय वैशाली बहन जी, आदरणीय विनोद भट्ट जी। और मेरे तरफ से अगर किसी को कुछ हर्ट हुआ है तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि वहाँ पर कुछ